ईश्वरी एक बड़े जमींदार का नौजवान था और मैं एक गरीब क्लर्क, जिनके पास मेहनत मजूरी के सिवा और कोई जायदाद न थी। हमारी मित्रता के साथ साथ बहस भी थी। मैं जमींदारी की कटु आलोचना करता, जमींदारों को हिंसक पशु, खून चूसने वाली झोंक या वृक्ष की छोटी पर फूलने वाली बंजी चीज कह देता। ईश्वरी बचाव में कहता कि मनुष्य बराबर नहीं होते, छोटे बड़े तो होते ही रहते हैं। उसका तर्क कमजोर था, पर उसकी मुस्कान हमेशा वही शांत और नम्र रहती। मैंने उसे कभी गुस्से में नहीं देखा, शायद इसलिए कि वह अपने पक्ष की कमजोरी भांप लेता था। ईश्वरी नौकरों से सीधे सादे ढंग से बात नहीं करता था। अमीरों की वह थोड़ी बेदर्दी उसमें दिखती थी। बिस्तर देर पर लगाने पर चुप न रहना, दूध जरूरत से ज्यादा गर्म हो तो आपे से बाहर होना, साइकिल अगर ठीक से साफ ना हो तो टोकना। पर मेरे साथ वह हमेशा सौहार्द और नम्रता से पेश आता। मैं सोचता था, अगर उसकी जगह मैं होता तो शायद मुझ में वही कठोरताएं आ जाती, क्योंकि मेरा लोक प्रेम सिद्धांतों से नहीं, निजी अनुभवों से जुड़ा था। पर ईश्वरी बस प्रकृति से विलासी और ऐश्वर्य प्रिय था, और फिर भी उसके अंदर एक तरह की सरलता भी थी। इस दशहरे की छुट्टियों में मैंने घर न जाने का निश्चय किया, पैसों की कमी और पढ़ाई की जरूरत के कारण। ईश्वरी ने अपने घर आमंत्रित किया। मैं राजी हो गया, सोचा कि साथ पढ़ाई भी अच्छी होगी। उसने एक विनम्र अनुरोध रखा, उसके घर जमींदारों की निंदा न करूं, क्योंकि उसके परिवार का मान उस पर ठहरा हुआ था और असामी लोग इसी सोच पर जिए थे कि ईश्वर ने उन्हें सेवा के लिए बनाया है। मैंने पूछा, क्या मैं बदल जाऊंगा वहां पहुंचकर? उसने कहा, हाँ, उसे उम्मीद थी। मैंने कहा, तुम गलत सोचते हो। ईश्वरी चुप रहा। शायद उसने मेरे विवेक पर छोड़ दिया, और ये अच्छा ही था, वरना हम दोनों के बीच जिद छिड़ सकती थी। हम स्टेशन समय से पहले पहुंचे। खानसामों ने हमें देखकर ईश्वरी को मालिक मान लिया और उनकी तरह की आदतें तत्काल दिखाई दी। वे उसी उत्साह से मेरी सेवा नहीं कर रहे थे। ईश्वरी ने टटोल कर कहा, कितने तमीजदार हैं ये लोग, मेरे नौकरों में तो यही आदत नहीं। मैं खट्टास में बोला, अगर तुम अपने नौकरों को रोज 8 आने इनाम दे दो तो वे और भी तमीजदार हो जाएं। ईश्वरी ने मुस्कुराकर कहा, तमीज इन लोगों की रगों में है, इनाम केवल बहाना है। पर मेरी चुभन कम न हुई। मुझे वे लोग चुभते रहे। पैसे उसके जेब से गए, पर सेवा की आदत सिर्फ उससे ही जुड़ी रही। यात्रा में एक आदमी ने हमारी कंपार्टमेंट के दरवाजे खोले और मैं चिल्ला उठा, ये दूसरा दर्जा है, सेकंड क्लास है। जी, सेवक इतना समझता है। सुबह मुरादाबाद पहुंचते ही स्टेशन पर स्वागत करने के लिए कुछ लोग आए। 2 सज्जन और 5 बेगार जो हमारा सामान उठाने लगे। रियासत अली नाम का एक मुसलमान और राम हरख नाम का ब्राह्मण, दोनों ने मुझ पर अजीब नजर डाली, जैसे मैं किसी और जमात का हूँ। ये बाबू साहब मेरे साथ पढ़ते और रहते हैं, पर आप इतने साधारण लिबास में। महात्मा गांधी के भक्त हैं, खद्दर ही पहनते हैं। ईश्वरी का घर किला जैसा था, बड़े फाटक, पहरेदार, हाथी और नौकरों की टोली। उसे अपने पिता, चाचा और ताऊ के सामने परिचय दिलाते हुए उसने मेरी तारीफ ऐसी बताई कि चारों तरफ मेरी मानवीय संवेदना हिल गई। पहले कुंवर साहब के पांव दबाइए। उस अजीब एहसास ने मेरे गर्व को झकझोर दिया। मैं, जिसने अमीरों का परिहास किया था, उसी की नकल कर रहा था। दिन पढ़ाई में नहीं बीते। नदी पर सैर, शिकार, पहलवानों की कुश्ती, शतरंज, जीवन आराम और विलास से भर गया। ईश्वरी के कमरे में स्टोव पर आमलेट बनता और नौकर हमेशा हमारे चारों ओर खड़े रहते। मुझे वह आदर अच्छा भी लगा और शर्मिंदा भी करता रहा। मैंने सोचा, मैं गांधी के सिद्धांतों का चेला हूँ, पर अब किस तरह यह सब मेरे भीतर सहज हो रहा है। एक शाम बिस्तर लगाने में देरी हो गई। मैं निश्चल होकर सो नहीं पाया। महाराज देर से आया। मैंने उसे डांटते हुए इतना कहा कि वह भागकर ठीक करने लगा। तुमने ठीक किया, ये सब हरामखोर इसी लायक है। दावत में एक बार लैंप मेज पर था, पर नहीं जला। मैं बेइंतहा चिढ़ गया और मुंशी रियासत अली पर भड़क गया। लैंप जला दो। रियासत अली कांपते हाथों से गया और जला लाया। अगर स्वराज हुआ तो जमींदार नहीं रहेंगे,
मैंने निर्भीक स्वर में कहा। कई खुश होकर दे देंगे, जिनसे न लें तो जोर से लेना पड़ेगा, और अगर इख्तियार मिला तो हम जमीन असामियों को दे देंगे। ठाकुर घर जाकर बुरा हुआ और समस्त गांव में किरकिरी शुरू कर दी। छुट्टियां समाप्त हुई और हम स्टेशन पहुंचे। भीड़ थी, वापसी की गाड़ी ठसाठस भरी। सेकंड क्लास में जगह नहीं मिली, तीसरे दर्जे में धंस गए। कुछ लोग अंग्रेजी शासन की दाद दे रहे थे। यहाँ सब बराबर है, अदालत भी बादशाह की गर्दन दबा देती है। एक गमवार मुसाफिर जिसकी पीठ पर गठरी बंधी थी, बार बार मेरे पास आकर उसकी गठरी मेरे मुंह से रगड़ देता था। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने धैर्य रखा, पर अचानक क्रोध आ गया। मैंने उसे धक्का दे दिया और दोनों हाथों से तमाचे जड़ दिए। हमने भी किराया दिया है। मैंने और तमाचे मार दिए। चारों ओर हलचल मची, लोग मेरे ऊपर टूट पड़े। What an idiot you are, Burr. मुझे अपनी बर्बरता का एहसास हुआ, उस पर शर्म आई और साथ ही समझ भी कि कितनी पतली सीमाएं होती हैं विचार और कर्म के बीच। प्रयाग लौटने पर मैं थका सा, शर्मिंदा सा और परिपक्व सा महसूस कर रहा था। मैंने जाना कि निंदा करना आसान है, पर जब जीवन की सुविधाएं व सम्मान हाथ लगें तो मन बदल जाता है, और जब बेचैनी सामने आती है तो वही सिद्धांत हिंसा में बदल सकते हैं। ईश्वरी की सरल मुस्कान, उसका संयम और उसकी उसी विलासी सी उदासीनता ने उसे वैसा जैसा रखा, न पूरा पापी न पूर्ण नायक। मैं समझ गया कि हर इंसान अपने परिवेश, संस्कार और स्वभाव का योग है। मैंने वापस आते हुए ठान लिया, विवादों में मैं अब अधिक संवेदनशील रहूंगा। सिद्धांत रखूंगा, पर मानवीय जटिलताओं को समझकर और शब्दों में नरमी लाऊंगा। ईश्वरी, वह वहीं रहा, हंसता, सहज और शांत। हमारी दोस्ती कठोर बहसों से निकलकर अब अनुभव और समझ से घड़ी हुई हो गई थी।